सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहे हैं हम जो फिजिक्स को पढ़ने क्लास 11 12 की। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स को देखें। ये उन सभी लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ें होने वाली है जो नीट फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE के लिए फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो PGT एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन सब जगहों पर क्लास 11th और क्लास 12th ही फिजिक्स पूछी जाती है। पैटर्न डिफरेंट हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन कोर आइडिया जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक्स जो होते हैं, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप अपने जो भी मैंने एग्जाम के नाम लिया, अगर उन एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चंस लगाते हैं, 100% गारंटी मैं देता हूं कि क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें मैथ्स में कुछ बेसिक फंडे जो बार बार यूज होते रहते हैं उन्हें एक तरफ लाकर पढ़ लेना चाहिए, तो सो दैट वो आगे काम आते हैं। जब वो डायरेक्टली यूज होंगे वहां भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक बार टॉपिक्स को मैंने सोचा कि एक बार सेपरेटली डिस्कस कर दें। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो मैंने स्ट्रेट लाइन को खत्म कर दिया, पेन चेंज कर लूं कलर, मैंने स्ट्रेट लाइन को खत्म कर दिया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को हमने फिनिश किया। उसके बाद अब आज बचा हुआ डिफरेंशिएशन, देन आफ्टर वी विल गो थ्रू द इंटीग्रेशन एंड वेक्टर अलजेब्रा। इसको हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। आज हम डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव्स का यूज, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन बताया आपको कहां यूज होता है, स्ट्रेट लाइन बहुत जगह यूज होता है सर। ओम्स लॉ यूज होता है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पढ़नी हो वहां यूज होता है, रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने में यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में यूज होता है, उसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ने में यूज होता है। कहाँ नहीं होता यूज, बहुत जगह स्ट्रेट लाइन यूज होता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, भैया ट्रिग्नोमेट्री तो ब्लेंडेड है पूरा का पूरा, कहीं भी आपको कभी भी मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा कॉस थीटा केसेस लगाओगे, कॉस थीटा बराबर 0 कब, कॉस थीटा बराबर -1 कब, अलग अलग केसेस होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप फिजिक्स पढ़ने लग जाओगे। जितना रेलेवेंट है सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, आज हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। आप शुरुआती जब करोगे क्लास 11 की केमिस्ट्री फिजिक्स से पढ़ना, तो आप काइनेमेटिक्स में जब जाओगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह को पढ़ने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। उसके आगे भी रोटेशनल मोशन वगैरह हम जब डिस्कस करेंगे, बहुत जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम पढ़ेंगे, बहुत जगहों पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो ये कैलकुलस के पार्ट माने जाते हैं, कैलकुलस कहा जाता है। अब मैं बताने वाला हूं कि इसका रेफरेंस वगैरह कहां से आएगा, और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा, जो मेन मेरा मोटिव रहेगा, वो ये रहेगा कि डिफरेंशिएशन को मैं पूरी तरीके से फिनिश कर सकूं आप लोगों के साथ। हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़िया? यस सर, आवाज बढ़िया। अब लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। डिफरेंशिएशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैं आपको रेफरेंस दे दूं कि डिफरेंशिएशन कहां से आता है, क्योंकि मैं हर चैप्टर का रेफरेंस देता हूं। इसका रेफरेंस है सर कि क्लास 12th की, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, अगर आप क्लास 12th की मैथ्स की बुक लेते हो, मैं NCERT की बात कर रहा हूं, तो उसमें चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक के जो चैप्टर्स होते हैं, ये पूरा कैलकुलस ब्रांच रखते हैं। पूरी मैथ्स में क्लास 12th की 44% जो वेटेज होता है वो आपकी कैलकुलस पोर्शन का होता है, जो हैवी वेटेज है। लेकिन हमें उस लेवल पे जाकर नहीं पढ़ना, हमें इतना डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ना कि हम पूरा मैथ्स में कैलकुलस पढ़ लें, उतना हम नहीं पढ़ सकते और हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ने की जरूरत उतनी है जितना अपने लिए रिक्वायर्ड है। और रिक्वायर्ड क्या है वो मैं एक चैप्टर में खत्म करूंगा। इसमें चैप्टर नंबर 5 जो होता है, ये चैप्टर नंबर 5 जो होता है, इसमें डिफरेंशिएशन आपको सिखाया जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्लास 12th की चैप्टर 5 एक बार निकाल लेना। उसके सारे क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, 2-2, 5-5, 7-7 क्वेश्चन होते हैं, मैं उस तरीके से बताऊंगा, तो इसका मतलब आपने खत्म कर दिया। उसका चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है, वो आपके काम का नहीं होता। डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 आपके काम का थोड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटीग्रल्स मिलता है, जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो इसके बेसिक्स से हमें गो थ्रू करना है, ताकि जब हम चैप्टर्स को यूज कर रहे हो, आगे जाकर हम इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ऐसा ऑड सा फील ना हो कि क्या चीजें हो गई, डिफरेंशिएशन और क्या इंटीग्रेशन वगैरह हो गया। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक डिफरेंशिएशन का। इंट्रोडक्शन पार्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्या होता क्या है आखिर डिफरेंशिएशन में, वहीं से स्टार्ट करूंगा। जो फॉर्मूले हैं वो मैं फॉर्मूले आपको, देखो ऐसा नहीं है कि स्टाइल मारने के लिए मैं आपको सारे फॉर्मूले पढ़वा दूंगा, ऐसा नहीं है। फॉर्मूले सारे लिखे जा सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उतने ही लिखूंगा जितने आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो मैं लिख दूंगा वो समझ लेना वो जरूरी है, फिर उसको आप इफ एंड बट नहीं चलेगा। अब इधर आ जाओ। जैसे मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम गोइंग विद द इंट्रोडक्शन। कि इंट्रोडक्शन क्या होगा सर, डिफरेंशिएशन का क्या पार्ट होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसमें ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, जो जितना बता रहा हूं उतना सुनना है बस, इसमें समझना नहीं है। क्या होता है सर जब हम बात करते हैं कोई एक चीज है, जैसे मैं ना इन जनरल अगर बात करूं, एक सिंबल होगा dy/dx। इस सिंबल का एक बहुत बेहतरीन मतलब होगा, ये कहना चाह रहा होगा कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y। इसको सुनते हुए चलो, अब जो मैं बोल रहा हूं, ये इसका मीनिंग है चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसका मीनिंग है कि y की वैल्यू में चेंज x के रिस्पेक्ट में, ये मतलब है dy/dx का। धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है। आप शायद अगर समझे ना समझे, तो मैं आपको कुछ बातों के थ्रू समझा देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं अक्सर जब क्लास 12 के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा था, तब भी मैं उन्हें क्लास 11 फिजिक्स का रेफरेंस देता हूं। क्लास 11 फिजिक्स बहुत बड़ी तोप नहीं हो गई, बहुत सिंपल सी बात है कि हमने वेलोसिटी पढ़ा। अभी आप पढ़ोगे मेरे साथ, ये मैंने पढ़ाया नहीं, ये मैं मान के चल रहा हूं कि क्लास 9th में आपने थोड़ा बहुत वेलोसिटी पढ़ा होगा, तो शायद आपने वेलोसिटी को पढ़ा होगा कि वेलोसिटी का मतलब होता है
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स तो हम बहुत डिटेल में इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी मैं एक डिटेल को टच कर देना चाहता हूं। मैं बोलूंगा सर कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन ये फॉर्मूला होता है किसका, वेलोसिटी का, ये मैंने पढ़ा है। और सवाल ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, मैं अगर यहां था और यहां खड़ा हो गया, क्या मैं डिस्प्लेस किया? डेफिनेटली किया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसे देखा जाता है। सरल शब्दों में अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या मैं कह रहा हूं? टाइम के रिस्पेक्ट में, अभी मैं यहां था, अगले एक सेकंड में मैं यहां पहुंच गया, टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हुई, मैं कहूंगा मैं डिस्प्लेस्ड हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, इट इज नथिंग मोर देन दिस कि चेंज इन पोजीशन। ये चेंज इन पोजीशन है माय डियर, ये चेंज इन पोजीशन है, और नीचे पे बेसिकली ले दे करके जो भी है वो टाइम है। तो इसको हम कह सकते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज नथिंग मोर देन चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है, उसके पास वेलोसिटी है। ये डेफिनेशन है वेलोसिटी की। कोई ऑब्जेक्ट कैसे रेस्ट में और कैसे वेलोसिटी में कहा जाता है, ऐसे ही कहा जाता है कि अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट का टाइम के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलता रह रहा है, हम कहेंगे वेलोसिटी में। टाइम के रिस्पेक्ट में मैं यहां खड़ा हूं, अगले एक सेकंड में भी यहां खड़ा हूं, यहीं खड़ा हूं, यहीं खड़ा हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं रेस्ट में हूं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। बस इतनी छोटी सी बात होती है, ज्यादा नहीं जाएंगे। तो आप चलो मैं हल्का सा टच कर लेता हूं क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं बच्चों को, तो आप लोगों से क्या फिर ऐसी बात आपसे भी बोल देता हूं। देखो ये मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट है, जिसे मैं ओरिजिन टाइप का कहता हूं, रेफरेंस पॉइंट, मीन पॉइंट एक बारी के लिए। ठीक है, मैं जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा ना तब और अच्छे से पढ़ाऊंगा इन चीजों को। अभी मैं उतना बता रहा हूं जितने मेरे लिए जरूरी है डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट बी पर पहुंच गया, यानी मैं कह सकता हूं एट t = 0 सेकंड पर जब मैंने अपनी स्टॉप वॉच में ऑन किया, मैं यहां से रेफरेंस ले रहा हूं, मैं यहां से रेफरेंस मान रहा हूं, मैंने देखा ये ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है किसी सर्टेन डिस्टेंस पर, लेट अस से आप कह लो कि कुछ एक x0 डिस्टेंस पर ये मौजूद है ऑलरेडी पहले से, और फाइनली आफ्टर टेकिंग टाइम t ये किसी सर्टेन डिस्टेंस x पर पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे इसकी चेंज पोजीशन में जो चेंज हुआ वो ये है, और अगर आप इसे निकालने की कोशिश करोगे तो ये x - x0 है, टोटल में से इतना निकल गया। और लिया गया टाइम कितना होगा, यहां t = 0 पे था और मान लेते हैं यहां t = t सेकंड की घटना है ये। इसका मतलब स्टॉप वॉच चल रही थी, हमने देखा 5वें सेकंड में यहां पहुंच गया, खट बन गया, ओ भाई घड़ी तोड़ दो भैया। 5 - 0 मतलब 5 - 0 का मतलब है कि 5 सेकंड उसने लिए। तो इसमें लिया गया टाइम कितना, t सेकंड टाइम इसमें हमें समझ में आता है। तो अगर इसमें वेलोसिटी निकालने के लिए कोई कहे आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली, मैं बोलूंगा वेलोसिटी बराबर पोजीशन का चेंज यानी डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो x - x0 डिवाइडेड बाय t - 0, मैंने t - 0 किया, इतना टाइम यहां से यहां जाने में टाइम और यहां से आने में टाइम, तो टाइम का डिफरेंस कुल मिलाकर t है क्योंकि उस दौरान उसने t सेकंड का टाइम लिया। ये चीज होती है वेलोसिटी। इस चीज को कई लोग ऐसे रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं कि वेलोसिटी बराबर dx/dt। अब समझने लग जाओ, भले ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह वगैरह है, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा समझो। तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं क्या, अगर इसी चीज को आप लेने की कोशिश करो, क्योंकि dx इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग मोर देन दिस काइंड ऑफ थिंग, x2 - x1 यानी पोजीशन का चेंज। मान लेते हैं फाइनली पोजीशन x2 हो गई, इनिशियली x1 थी, और फाइनली टाइम t1 हो गया, t2 हो गया, और पहले t1 था तो t2 - t1 टाइप की चीज, आप ऐसे समझ सकते हो। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस काइंड ऑफ थिंग एंड दैट इज इक्वल टू दिस। तो इस चीज को मैं कैसे रीड करूं, मेरी बात को समझो। मैं सिर्फ एक आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम उस पर डिफरेंशिएशन को पढ़ सके। मैंने बोला कि चेंज इन पोजीशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, change in value of y, हाँ, similarly I should say change in value of x with respect to t this time. So what should I say कि change, देखो ना ये चीज तो लिखी है मैं, change in position with respect to time. x क्या, x is nothing more than position. So that's why because of this definition we can easily find out कि velocity बराबर होता है change in position with respect to time, where x is representing the position. छोटी सी बात होती है, आप मेरी बात समझ पा रहे? देखो आराम से समझो, आराम से, कोई जल्दीबाजी किसी को नहीं है। ऐसे ही करके एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये होती है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ज्यादा मत सोचो क्या होती है क्या नहीं होती है, ऐसे इसको समझ में आया बहुत अच्छा, नहीं आया रहने दो। अब देखो यहां पर अगर मैं एक केस लगाकर आपको समझाने का प्रयास करूं, मैं आपको समझाऊं कुछ, मैं आपको बोलूं कि सर अगर इफ इस केस में y बराबर कांस्टेंट हो गया, समझना जरा, मैं सिर्फ अभी आपको जनरल नॉलेज देने का काम कर रहा हूं, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। क्या मेरी बात तो नहीं समझ पा रहे? मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा माय डियर आपको, मैं भी सिर्फ जनरल नॉलेज देने का काम कर रहा हूं। ये बंद हो जाता है, देखना पड़ता है बीच में। तो कुल मिलाकर के d/dx ऑफ y के प्लेस पे अगर मैं कांस्टेंट रखूं तो ये कितना होना चाहिए? अब जनरल नॉलेज से सोचो सर, हमने इसको रीड किया कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका मीनिंग है। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y, यहां पर ये y यानी कि जो भी चीज है, मैं इसको कैसे रीड करूं? चेंज इन वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। x के बदलने के साथ इस कांस्टेंट पे क्या असर होगा? सर उसका नाम कांस्टेंट है, वो क्यों बदलेगा? क्योंकि दिस d/dx इज
अल्टीमेटली रिप्रेजेंटिंग चेंज। ये बता रहे चेंज कितना होगा इस कांस्टेंट में, इसका नाम ही कांस्टेंट है तो चेंज कहां से हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा। जैसे सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इस केस में आप समझ लो, इस केस में आप समझ लो कि इफ y बराबर 5 हो गया, देन दे आर सेइंग कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d बाई dx ऑफ 5, कितना होगा, मैं कहूंगा 0 होगा। बताता हूं क्यों होगा। देखो अगर आप सोचो, इसको एक ग्राफ में देखने की कोशिश करो, आप पढ़ोगे ये x एक्सिस है, यहाँ पे कहीं पे y एक्सिस है, और y इज इक्वल टू 5 लाइन शुड बी समथिंग लाइक दिस, तो ये y इज इक्वल टू 5 की लाइन होगी। आप मुझे बताओ, आप x को इफ यू आर कीप ऑन चेंजिंग विद द वैल्यू ऑफ x, अगर आप x को बदल रहे हो, यहाँ था यहाँ था यहाँ था, कुछ भी x की वैल्यू है भाई, y तो हमेशा फिक्स है ना, 5 5 5 5 5, x को कितना भी हो जाए y 5 है, इसका मतलब क्या कि y में कोई चेंज नहीं, क्योंकि 5 माइनस 5 हमेशा 0 होगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बन रही है यहाँ से। फिलहाल अभी मैंने कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने एक चीज आपको बताता हुआ चल दे रहा हूँ कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विल ऑलवेज गिव यू द 0 रिजल्ट। अब हम बढ़ेंगे आगे के टॉपिक की तरफ, अब हम समझेंगे मेन फॉर्मूले वगैरह क्या होता है, ये एक बेसिक काम मुझे करना होता है ताकि एक हल्का एक आइडिया बन सके। धीरे धीरे से हम चैप्टर में जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फील आने लग जाता है चैप्टर में। अगर आप यहाँ तक टिक गए तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब चीज़ें बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो चलो इधर आ जाओ। सर क्या होता है, सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बोलूंगा, कुछ एक आध फॉर्मूले, बहुत कम फॉर्मूले मैं आपको याद करने को बोलूंगा, बहुत कम फॉर्मूले इसलिए बोलूंगा क्योंकि अगर मैं उसके डिटेल में चले जाऊंगा फिर क्लास 11 की मैथ्स का रेफरेंस आ जाएगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और आप उलझ जाओगे, आपके समझ नहीं आएगा चल गया रहा। इसलिए उस केओस से बचने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला रिकमेंड करूंगा कि मेरे लिए आप कुछ फॉर्मूले याद करना, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ कुछ बोलूंगा और उन पर इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको याद हो जाएंगे। देखो ये फॉर्मूला है nx रेज टू द पावर n माइनस 1, फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। व्हाट इज इट सर? सर यहाँ पर n कोई भी एक नंबर है, इट कैन बी एनी नंबर, ये एक रियल नंबर है कोई। अब मतलब क्या होता है सर इसका? सर इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे देन इट वुड बी बेटर। तो हम देखेंगे d बाई dx ऑफ x के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पे एक बारी के लिए रख दूं 3 हो गया, इट ओनली मीन्स कि 3 को आगे ले लो, x को लिख लो, 3 में से घटा लो, 3 में से घटा दो। दिस इज वेरी मच इजी। ऊपर देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये इसका मतलब सिर्फ इतना होता है। दूसरी बात अगर हम बोले कि d बाई dx ऑफ, एग्जांपल नंबर दूसरा ले रहा हूं, रूट ऑफ x किसी ने लिखा हुआ, व्हाट डज इट मीन? d बाई dx ऑफ रूट x का मतलब है x की पावर हाफ। हेलो, और इसको अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ओपन करने की कोशिश करूं, इट विल बी लाइक हाफ x, हाफ माइनस 1, चलो आपके लिए लिख लेता हूं, n माइनस 1 किया। इफ आई एम ओपनिंग दिस, तो हाफ ऑफ x, हाफ माइनस 1, हाफ में से एक गया, माइनस का हाफ होगा। हेलो, ध्यान से प्लीज, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, मैं आपको एक एक लाइन लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि माइनस हाफ नीचे आएगा प्लस हाफ, और हाफ का मतलब कुछ नहीं होता बल्कि रूट एक्स होता है, क्योंकि उस रूट एक्स को भी आपने हाफ ऐसे लिखा, ये बेसिक मतलब एक्स की पावर हाफ मतलब रूट एक्स। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज, हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है माय डियर, दिस इज ओनली d बाई dx ऑफ रूट एक्स विच इज सिंपली इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। कई बार आपको टीचर्स या फिर कोई भी, मैं भी हो सकता है आपको कभी दिख जाऊं डायरेक्टली यूज करते हैं, वैसे मैं अक्सर रेफरेंस दे देता हूं, लेकिन कई भी ऐसा दिख जाए आपको, आप एकदम से मत सोचना कि ये याद करने वाली चीज, याद करने वाली अलग से चीज नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना था, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड इट। तो ये ऐसे निकलता है। तो कई बार लोग डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं आना। तो मैं एक एप्लीकेशन पार्ट दिखा रहा हूं आपको इसका, कि एक चीज मैंने आपको एक तरह से आप समझ सकते हो कि मैंने आपको एक हल्का सा ये सिखाया, एक ये दिखाया, ऐसे थोड़े बहुत हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि व्हाट विद द वैल्यू ऑफ d बाई dx ऑफ 1 बाई x, का आंसर क्या होगा, देन यू कैन कॉल इट लाइक कि d बाई dx है सर, और x की पावर 1 ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 x -1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला nx n -1। इस फॉर्मूले का मैंने सिर्फ एक रेफरेंस लिया, इस फॉर्मूले का मैंने सिर्फ एक रेफरेंस लिया। हेलो सॉरी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास समझ में आता है कि d बाई dx ऑफ 1 बाई x का रिजल्ट कितना निकल के आ रहा है सर, दिस इज इक्वल टू -1 x की पावर -2। कैन आई कॉल इट लाइक दिस, क्योंकि x की पावर 2 नीचे आएगा, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। तो ये ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा, ये ऐसा है। मेरा मोटिव क्या रहता है ना, जब मैं फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ, मेरा मोटिव रहता है उसको हम ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले पर डिस्कशन करें। जैसे मेरा एक मन कर रहा है अभी, अगर आप बुरा ना माने तो ठीक है, वैसे होली है नहीं तो इसलिए मुझे बात बात पे पूछना पड़ता है। एक्चुअली क्या कर रहा मेरा मन कर रहा कि d बाई dx ऑफ x की पावर 5 पर डिस्कशन करते हैं। चलो वो ना करके एक काम करते हैं, आपके साथ खेलते हैं थोड़ा सा, ठीक है सर? सभी खेल रहे हैं, आप भी खेल लो थोड़ा सा हमारे साथ। देखो चलो, d बाई dx ऑफ 1 बाई x था, एक बार सोचो कि 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया तो क्या होगा सर? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट शुड बी लाइक d बाई dx ऑफ x की पावर -2, और x की पावर -2 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो -2 आगे आएगा, x -2 में से एक चले जाएगा, इस तरह का रिजल्ट निकल के आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, ये वाला। तो कुल मिला के इट इज जस्ट इक्वल टू -2 x की पावर 3। ये निकलेगा क्या? गलत कह रहा हूं मैं? हेलो, पकड़ो बात को। तो कुल मिला के इसका रिजल्ट मुझे ये मिल गया। मैं आपका सिर्फ एक रीजनिंग चेक कर रहा हूं, आपका IQ चेक करना चाहता हूं कि कितना तेज चल रहा, देखते हैं, ठीक है?
देखो देखते रहो, इसमें भी क्या करूंगा, आई विल अप्लाई द सेम प्रोसेस, x की पावर -3 हो जाएगा, -3 आ गया, आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, -3 x की पावर -3 -1, देखो ये अबे कहाँ गया, ये है -3 तो कुल मिलाकर के इसका रिजल्ट आ रहा -3 x की पावर -4 दैट इज इक्वल टू दिस। अगर आप ऑब्जर्व करो इसको और इसको, इनको देख के मैं एक फॉर्मूला आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ IQ चेक के लिए बता रहा हूं आपको, ये इसमें नीट का फिजिक्स का, जेई की फिजिक्स का, इनका कोई रोल नहीं हो रहा। मैं बोलता हूं कि इफ इट इज इक्वल टू n, अगर मैं इसे n बोल देता हूं इन जनरल, जैसे इसका फॉर्मूला तो आप जानती हो x की बार n का, लेकिन अगर x की बार n नीचे रहे तो क्या होगा, ऐसे ही बोल रहा हूं, याद मत करना। आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ x1 था, यहाँ x2 था, यहाँ x3 था, तो पैटर्न देखोगे तो नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव तो सब में, इसमें भी लगेगा। यहाँ पावर 1 थी तो 1 लिखा हुआ, यहाँ पावर 2 थी तो 2 लिखा हुआ, यहाँ पावर 3 थी तो 3 लिखा हुआ। अगर यहाँ पावर n है तो यहाँ n लिखना चाहिए नहीं चाहिए भाई बहनों। और यहाँ x, यहाँ पावर 1 थी तो सामने 2 है, यहाँ पावर 2 थी तो सामने 3 है, यहाँ पावर 3 थी तो सामने 4 है, यानी एक ज्यादा है तो n है, तो ऐसे। ये जस्ट एक रीजनिंग थी, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आपको याद करो, बिल्कुल नहीं करने का याद, इसे याद बिल्कुल नहीं करने का, बस मैंने समझा। अगर आप ये समझ पा रहे हो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, क्योंकि हमें बीच बीच में ऐसे काम करते हुए चलते रहना चाहिए। ये कोई आइडियल वे नहीं है कि ऐसे कराना है, ऐसा कुछ कोई नहीं बोलता बुक में ऐसे कराना है, लेकिन हम प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, अच्छा लगने का पूरा गेम होता है। तो मैंने आपको इस फॉर्मूले में एटलीस्ट प्रैक्टिस करा दी, और मैं ये चाहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को एटलीस्ट मतलब अपने दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करें। लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट थिंग्स, लेट्स गो विद द नेक्स्ट थिंग्स। मैं आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक मैं इसी चैप्टर में खत्म कर दूंगा जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है डिफरेंशिएशन। तो आराम से देखो, समय निकाल के ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन पे मैं आता हूं, तो समझा देता हूं फिर आपको डिफरेंशिएशन, ठीक है। मीनिंग क्या होता है सर इसका, मतलब इतना मत जाओ, तो मैं कभी लिखता भी नहीं, आज पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, कभी नहीं लिखता मैं ऐसे, आज मैंने फर्स्ट टाइम लिखा। मैं सीधे शुरू करता हूं, मैं बोलता हूं भैया d/dx ऑफ, अगर आपको कोई बोल दे कि क्या भाई साहब क्या हो रहा है, d/dx ऑफ sin x, ये sin x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद रखना है, cos x होता है। जो चीजें मैं बोलूंगा याद रखना है, अभी के लिए याद रखो, धीरे धीरे मैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर कर दूंगा, आपके माइंड को बहुत ज्यादा आपको लगेगा हुआ क्लियर। फिलहाल मैंने लिखा d/dx ऑफ sin x cos x। अभी यहीं पर एक फॉर्मूला होता है कि d/dx ऑफ cos x कितना होता है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x, ये माइनस sin x के बराबर होता है। एक बात कैसे होता है, क्या होता है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। d/dx ऑफ, अगर डेरिवेटिव लेते हो आप sin की जगह 10 का लेते हो, cos नहीं लेते, cos का ले चुके हैं, तो इसका आंसर होता है sec स्क्वायर x। प्लीज बी पेशेंट, सुनो बात को ध्यान से सुनो, जल्दीबाजी हड़बड़ाहट मत कर रहा कि सर हम कैसे करेंगे, हमें तो याद नहीं होते ये फॉर्मूले, इन चक्करों में नहीं रहना अभी, ठीक है। sec x और 10x, ठीक है। जितना बोल रहा हूं उतना ही सुन रहा है, मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूं, जितना बोल रहा हूं उतना ही अपने को सुनने की हो रही है। ये लिख दिया यहाँ पे 10 की जगह, देखो चलो cot x लिख दिया, ठीक है सर, माइनस का cos x स्क्वायर x। मैं आपको समझाऊंगा कैसे याद करने हैं, अभी बताऊंगा, ठीक है, डेराइव भी करवाऊंगा, डोंट वरी। cosec x का डेरिवेटिव अगर आप करते हैं देन दैट इज इक्वल टू माइनस का cosec x cot x, ये हो गया। होप यू ऑल आर गेटिंग दिस, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें करना है, कैसे याद रखना है। सबसे पहली बात, अगर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे तो एक इस फॉर्मूले में जिसमें सी से शुरुआत हो रही है, सी वाला फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला सी वाला है और एक ये फॉर्मूला सी वाला, इन तीनों में रिजल्ट में नेगेटिव आया, तो ये थोड़ा आपको याद करवाने के लिए थोड़ा हेल्प करेगा, इसलिए मैंने हल्का सा एक पॉइंट बता दिया। अदरवाइज आप सुनो, आपको सिर्फ जो याद रखना है वो याद रखना है कि साइन का कॉस होता है, बाकी कॉस का साइन ही होता है, लेकिन नेगेटिव का चक्कर में समझा चुका हूँ। इनको धीरे धीरे माइंड में रखो, अभी रखो माइंड में, मैंने दिखा दिया आपको। आप याद करने की कोशिश मत करना कि हम याद करेंगे फिर ऐसा वैसा चक्कर, उन चक्करों में अभी किसी को भी नहीं पड़ना। अभी सिर्फ मैंने कितना बोला, मैंने बोला सर इनको रख लो कि हाँ सर जी आपने कुछ बताया, ठीक है रख लेते हैं, मैं इनको दिखाऊंगा आपको। अगर आप इसकी प्रूविंग करने की कोशिश करोगे साइन एक्स कॉस एक्स कैसे हो, आपको क्लास 11 की मैथ्स में जाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड नहीं है, अच्छे से हो जाता है। 12th क्लास का बच्चा भी नहीं पढ़ता दोबारा जाके 11th में, वो भी यहीं से शुरू करता है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने भी कुछ जो फॉर्मूले देखे हैं, उसी को एक फॉर्मूला पीछे जो लिखा था उसको भी यहीं पे लिख देता हूं कि हमने देखा है d/dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, nx रेज़ टू द पावर n-1। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूले की सीरीज और एक फॉर्मूले की सीरीज तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, एक अलजेब्रा होता है इसका डिफरेंट, जैसे आप लॉग पढ़ हो तो लॉग का एक डिफरेंट अलजेब्रा होता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, क्या कहना आप समझे नहीं, डिफरेंट अलजेब्रा, मैंने कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, इसका फॉर्मूला याद तो नहीं है, ये था ना इसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, यही था ना। अगर आप ये सोच रहे हो तो प्लीज़ यार जाकर देख लो,
ठीक है, जाकर देख लो। अगर आपको भी लग रहा है कि यही फॉर्मूला था तो ये गलत फॉर्मूला है। अगर आपको लग रहा है ऐसा, कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया, अगर आप ऐसा आप बोल रहे सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, 2 को अगर 3 + 4 से करें तो क्या 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आंसर सेम नहीं आता? ये तो सही है, ये क्यों नहीं है? डिफरेंट अलजेब्रा होता है। वैसे भी ये एक साइन एक डिफरेंट ऑपरेटर होता है, 2 ऑपरेटर नहीं है, दे ऑल आर रियल नंबर्स, और ये बिल्कुल अलग अलग चीजें ऑपरेटर्स, उनका मैथमेटिक्स ही अलग होता है, इसलिए इनके डिफरेंट अलजेब्रा को हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको पढ़ के दिखाया, फॉर्मूला दिखाया कि भाई sin a cos b + cos a sin b टाइप का होता है। मैं मान के चल रहा हूं कि जो जो पीछे मैं लेक्चर्स करवाता आ रहा हूं उनको आप देख रहे होगे, आगे की चिंता नहीं है मुझे कोई, ठीक है, उसका हम कर लेंगे आराम से। आपने भले पढ़ा लिखा हो, कुछ ना हो 11 12 जो भी है, लेकिन अगर आप इन लेक्चर्स को कंटिन्यू देख रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता कि वो चीज़ समझना है, लिख के दे देना भाई, पढ़ाना उसी दिन छोड़ दूंगा, उसी दिन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि डिफरेंट अलजेब्रा होता है। सिमिलरली लॉग है, तो लॉग में भी अगर लॉग ऑफ ए भी ऐसे लिखा हुआ तो ये खुलता है ऐसे, लॉग ऑफ ए + लॉग ऑफ बी। अब आप ये नहीं कि आप सिंपल मैथ्स लगाने लग गए, हाँ जी ऐसे जैसे खुल गया लॉग ए * लॉग बी होना चाहिए, नहीं होगा, उसका डिफरेंट अलजेब्रा। चीजें प्रूवन है, करवाता हूं मैं जब चैप्टर पढ़वाता हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि होता है तो होता है, ऐसा नहीं होता। उसमें उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, डेफिनेशंस होती है, उनको फॉलो किया जाता है। सेम चीज हम फॉलो करेंगे आज डिफरेंशिएशन के साथ, क्योंकि डिफरेंशिएशन का एक डिफरेंट अलजेब्रा होता है, उस अलजेब्रा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अलजेब्रा में बेसिकली हमें जो चीजें डिस्कस करनी होती है हमेशा, एक करना होता है एडिशन क्या होता है, एक हमें साथ में डिस्कस करना होता है कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना कहते हैं, और उसके बाद एक हमें डिस्कस करना होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे आप लोग मल्टी कर लेना है ऐसे, मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि जिसे आप प्रोडक्ट कहते हो, डिवीजन यानी कि क्वोशिएंट टाइप का देखते हैं। तो इन चीजों को हमें डिस्कस करना है। सो दीस आर द पॉइंट्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन आवर टुडेज सेशन। ये खत्म हो गया तो काम खत्म हो गया, ये तरह ही आपका बेसिक होता है। आ जाओ एक एक करके आएंगे, ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट लिख देता हूं मैं से, और सेकंड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट मीन सर? इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है सर कि डिफरेंशिएशन, दो फंक्शंस को ऐड करके उनको डिफरेंशिएट करो, या दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद ऐड करो, दे बोथ आर सेम थिंग्स। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन जो है वो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर ये प्लस होता तब भी और ये माइनस होता तब भी, दोनों कंडीशन में सही है। ये आपको मेरी बात का यकीन तो आता नहीं है, तो आपको एग्जांपल देकर बता देता हूं। तो हमारे पास सर d/dx ऑफ, मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास कुछ एक x² टाइप के लिख दिया, और यहां पर एक बारी के लिए समझ लो कि 4x² लिख दिया। अब कोई बच्चा इसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो वो बोलेगा d/dx ऑफ x² + 4x² 5x² हो जाएगा। अभी वो बोलेगा सर जी आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, जब भी कांस्टेंट होता है डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। कारण ये है कि डेरिवेटिव मैंने पहले ही बताया, बता रहा है चेंज को, और 5 क्योंकि कांस्टेंट है, बोलेगा भैया चेंज की बातें हो रही है, मेरा कुछ यहाँ चक्करबाजियां नहीं है, मैं बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि मैं कांस्टेंट हूं यार, मुझे चेंज से क्या करना। तो इसीलिए चेंज बाहर निकल जाता है, एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद d/dx ऑफ x² टाइप की चीज के साथ आप बच जाते हो। अगर मैं समझाऊं, आपको पीछे दिखाया था वो लिखूं रेफरेंस के तौर पर, x की पावर n बराबर होता है nx n-1। ये मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया नहीं बताया? बोल दो सर नहीं बताया आपने, बोलो सा बस। तो ये x² जब आगे आएगा तो ये 2 के फॉर्मेट में आगे आ जाएगा, और x ऐसे रह जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के 5 दूना 10 और इंटू x ये बचेगा, आपका रिजल्ट ही आएगा। बहुत ईजी है भाई, 2 आगे आ गया, ठीक समझ गया। देखो आप बुरा तो नहीं मानोगे, कल को कोई आपको ऐसे बोल दे तो आप बुरा तो नहीं मान जाओगे। कल को कोई बोल रहा है भाई d/dx ऑफ x का आंसर 1 होता है, बुरा मत मानना प्लीज यार। क्यों नहीं मानना सर बुरा? इसलिए नहीं मानना क्योंकि d/dx ऑफ x को आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से खोल सकते हो जो सामने लिखा हो। आप 1 को आगे लाओगे, x 1 - 1 बोलोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू x की पावर 0, अल्टीमेटली 1 इंटू 1, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट इज 1, तो 1 आएगा। लेकिन इतना क्यों चक्करबाजी में पढ़ोगे आप? आपको पता है ना कि 5/5 1 होता है, आपको पता है ना कि 10/10 1 होता है, आपको पता है ना कि भैया 10,000 पता नहीं कितना कर लो, ऐसे ही इतना पता नहीं कितना कर लो, ये आंसर हमेशा 1 होता है, मतलब सेम 0 लगा देना। तो हमें पता है भाई सेम डिवाइडेड बाई सेम हमेशा 1 होता है, तो ये भी तो dx/dx तो 1 होना चाहिए था। हाँ हो गया, ठीक है, तो इसीलिए 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 आगे निकलेगा, dx/dx बचेगा, 1 हो गया, वैसे भी आप समझ गए। लेकिन सर ये क्यों बता रहे हैं आप? एग्जाम्पल क्यों बताना क्यों चाहते हो आप? मैंने बोला देखो मुन्ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमने ली, लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करें देन वी हैव टू इंडिविजुअली सॉल्व बोथ ऑफ देम। फर्स्ट फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग अभी ये है x², और इसी तरीके से मुझे सेकंड फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन है 4x² एंड आई नीड टू ऐड बोथ ऑफ देम। x² को ऐड लिखेंगे, ऐसा डेरिवेटिव होगा। कैसे किया सर आपने? सर 2 आगे आ गया, x और 2 की पावर -1 तो फिर 1 ही होता है, और मैंने फॉर्मूले को लगाया भैया, 4 को बाहर ले
जाया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2x, होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो गया 2x और 4 2 जा होता है 8x, तो 8x और 2x हो जाता है सर कुल मिला जुला करके 10x। तो ये 10x और ये 10x क्या बराबर है आए सर, ये कोइंसिडेंस नहीं है, तुक्का नहीं, ये संयोग नहीं है, ये बिल्कुल हमेशा की बातें हैं। मैंने आपको बताया कि आप ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो हमेशा, तो आप ऐसे बता क्यों रहे सर, मतलब ठीक है नॉर्मल बात है सर, तो आप ऐसे क्यों इधर उधर कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे सिनेरियोज होंगे जहां पर आप डायरेक्टली ये लिखा होगा इसको ये कर सकते हो, ये लिखा होगा इसको ये कर सकते हो, अकॉर्डिंगली चल सकते हो, मतलब यू आर टोटली इंडिपेंडेंट टू डू दिस। लेकिन ये आपको एक बारी के लिए ऑब्वियस लग रहा होगा, वैसे मैंने बताया कि ऑब्वियस होती नहीं है चीजें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर आप कल को कहने लग गए कि अजी सर log a प्लस बी का आंसर तो log a प्लस log b होना चाहिए, तो आप गड़बड़ा जाओगे। ये गलत बात होती है, ये गलत बात होती है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में भी गलत बात होती है, ये गलत है। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ता है, अभी देखा हमने है ठीक तो लगाएंगे, आपसे लगाएंगे, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये आपसे ट्रू है, ठीक है। माइनस के साथ भी यही चलता है। मेन तो भैया पंगे होते हैं प्रोडक्ट रूल के साथ। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो जरा काबू पालूं, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो, ये कोई फिर ये ना कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके इस तरीके से हमने इसे ख़त्म किया। ये एक ब्रेन एक्सरसाइज होती है कि आप गाना गाते गाते करे, अरे कुछ नहीं ऐसी बहाना मारा था यार, ठीक है, लिटरली मत ले लेना, कहीं पता चल रहा। तो कुल मिला जुला करके बात लेते करके ये माय डियर स्टूडेंट्स की ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इस चीज़ को मैंने सॉल्व किया ये आई। मैंने इसलिए इधर उधर की बातें की क्योंकि सिंपल मैं दिखाता हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि इतना था नहीं, इतने सीरियस लेने की से जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल ही मजे पे ले लिया। तो आप समझ के रखना कि ऐसी चीज़ें से मैंने उड़ा देता है गाने के साथ साथ, तो ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। सर जब भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट होता है ना, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है डिफरेंट, यानी तो ऐसे नहीं बोल दोगे आप, कल को पता चला भाई आपका बस चला, आप बोल रहे हाँ जी सर ये लिखा हुआ ना, हमने कहा हाँ जी, आप बोले सर पहले का डिफरेंशिएशन ले लेंगे सर, और उसके बाद सर दूसरे का भी ले लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे सर, ये सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ आपको काहे गलत होगा ये। देखो चलो आ जाओ इधर। अब देखो, अब कोई बच्चा बोल रहा अजी सर हम तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, अगर उसके अकॉर्डिंग चल रहा है तो उसको यही समझ में आ रहा है कि पहला फंक्शन का डेरिवेटिव सेपरेटली लिया, दूसरे का सेपरेटली लिया, वो सॉल्व करने चला बेचारा, तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा। भाई इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ, ये बेसिक बन चुका है हमारे लिए फॉर्मूला। पावर जब भी होगी नीचे उतारो, एक कम कर दो बस, 3x, देखो 3x स्क्वायर ये हो गया, 3 दूनी 6 और बेस सेम होते हैं ना भैया, तो पावर ऐड हो जाती है। जब बेस सेम होते हैं, आप शायद जानते होंगे कि x की बार m इंटू x की बार n का रिजल्ट होता है x की बार m प्लस n। 7वीं क्लास में शायद हम पढ़ते हैं इस चीज को। और अगर ये चीज़ एक बारी के लिए x की बार m अपॉन x की बार n होती तो इसको हम x की बार m में से माइनस करते थे n को। ये ऐसे कुछ छोटे मोटे होते हैं ऐसे करके, तो ये आपको आते होंगे, थोड़े बहुत नहीं आते तो मैंने बता दिया। तो कुल मिला करके सर 2 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया x और बेस सेम, 1 और 2 3 हो गया, इसका आंसर ही आ गया। भैया ये आंसर मैच कर रहे क्या? कदापि नहीं कर रहे सर। इसका मतलब कभी भी आप ये मत सोच लेना कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट करके डिफरेंशिएट करूं और इसी तरफ से यहाँ पर दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद प्रोडक्ट एक नहीं होता, गलत होता है, मैंने दिखा दिया आपको। तो सही क्या होता है सर? सर मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा था ये ऐसा करके, ऐसा ये क्यों दिखाना चाह रहा था मैंने इसको सॉल्व किया इस तरीके से। अब मैं आपको प्रूव करूं कि सही है, सॉल्व करा हो मैंने, दिखाता हूं, प्रूव करके दिखाता हूं। नॉन वरी, देखो भयंकर तरीके से प्रूव करते हैं, आ जाओ देखो आ जाओ।
इसको इधर ले आओ कोने। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ जी यार ये सर को कुछ पढ़ाना लिखाना तो आता नहीं, पता नहीं किसने भेज दिया नहीं कि सर इतना लंबा कौन करे, काहे कर रहे हो इतना लंबा, बेस सेम है, पावर ऐड कर लो ना, 2 और 3 को 5 बोल दो और सीधे फॉर्मूला लगा दो, 5 आगे ले आओ, 1 पावर कम कर दो। सर ये आंसर होता ना इसका, आप काहे इतना लंबा कर रहे हो। हम इसीलिए इतना लंबा करें ताकि ये दोनों के दोनों इक्वल दिखाई दें, आपको वेरीफाई हो सके कि ये दोनों के दोनों इक्वल ही हैं, और इक्वल हैं प्रूव हो चुका है, हमें समझ में आ गया कि ये चीज तो गलत नहीं करोगे ना आप कभी भी, ये तो सही है। तो ये चीज भी इसके इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये तरीका सही है। अब ये क्यों बता रहे हो सर फिर आप हमें, ऐसे ही कर लेंगे हर बार, ये बताइए क्यों रहे हो आप हमें, सवाल आ रहा नहीं आ रहा मन में कि सर हम करेंगे क्यों, हम ऐसे ही कर लेंगे ना हमेशा, एक लाइन में आंसर, ऐसा नहीं कर पाओगे हमेशा आप। काहे सर ऐसा काहे ना कर पाएंगे हम, ऐसा इसलिए ना कर पाओगे, तनिक सुनो तो सही, d/dx ऑफ x sin x हो गया, अब क्या कर लोगे, अब कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि दोनों के दोनों का प्रोडक्ट करना था। यहाँ तो बेस सेम है, पावर ऐड बढ़िया से मजे मजे में कर लिया भैया, मजे मजे में इसे कैसे कर पाओगे आप, अब sin x स्क्वायर तो नहीं बोल दोगे, नहीं बोले, आप कुछ नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा आप इसको छेड़ ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर। तब सर आता है प्रोडक्ट रूल एक्शन में, टू रू 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 रू। कुल मिला जुला करके ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन बन गया और ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, ऐसा चक्कर हुआ भाई। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, अब यूज हुआ ना फॉर्मूला, तो x को लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ sin x बताया था नहीं बताया था मैंने, बोल दो सर नहीं बताया था आपने, cos x हो गया, sin पीछे बताया था यार, प्लीज यार देख लो यार जाके, बताया था मैंने आपको, sin x को sin x लिखने की है और d/dx ऑफ x मैंने आपको बताया था, मैंने कैसे बताया था भी बताया था पीछे मैंने बोलता सेम बाय सेम समझ लो या d/dx ऑफ x की बार n वाला फॉर्मूला लगा दो, भाई कुछ भी कर लो जो बना रहा आपके, तो इसका आंसर आप निकाल पा रहे हो x cos x। अदरवाइज आप सोचो अगर आपका प्रोडक्ट रूल ना होता तो आप कभी भी ना निकाल पाते, निकाल लेते क्या, नहीं निकाल पाते, प्रोडक्ट रूल नहीं होता तो यू विल नेवर गेट दिस काइंड ऑफ थिंग, आप कभी रिजल्ट नहीं निकाल पाते, ये फंसे रह जाते। तो समझ में आता है सर कि क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों हमें समझ में आता है सर, बहुत बढ़िया खतरनाक हो सर, आप कभी कभी देख के आपको ऐसा लगता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। देखो चलो एक और चीज है सर, इसको कहता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या होता है, एक बार लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस कोशेंट रूल, व्हाट डू वी मीन बाय दिस। कोशेंट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल प्रोडक्ट रूल का ही भाई है वैसे देखा जाए तो, यानी ये कहता है कि भैया कभी ऐसा हो जाए कि मतलब आपको चीजें मल्टीप्लाई में न दी हूँ, डिवाइड में दे दी हूँ, फर्स्ट और सेकंड का मतलब है एक्स का कोई फंक्शन टाइप, तो सर इसका सिंपल फॉर्मूला ही कहते हैं लगा दियो। हमने कहा क्या लगा दियो भैया, बोल रहे सेकंड को लिख दीजिएगा और सेकंड को लिखना और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले देना, उसके बाद माइनस करना, प्लस मत कर देना पिछली बार की तरह, और फर्स्ट को लिख देना, जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको मत करो, जिसका नहीं हुआ उसका कर दो, बस ये चक्करबाजी है भैया, ये चक्करबाजी है। अब आपको मेरी बात पे फिर से यकीन नहीं है, आप बोले ना मास्टर की बात पे यकीन नहीं करेंगे, हम सबकी बात पे यकीन कर सकते हैं, तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं, फिर आ जाओ चलो ठीक है। इतने के लिए तो हम साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि सारा काम यहाँ प्रूविंग पे चलता है, ठीक है। आपको क्योंकि हमारी बातों का भरोसा तो है नहीं, चलो आ जाओ इधर, देखो एग्जाम्पल देखो सर, d/dx ऑफ sin x बाई cos x को आप सॉल्व करके दिखा सकते हो क्या। मैंने कहा जी हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, वो तनिक बड़का हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा क्या हुआ ऐसे, यस। तो सर एक छुटका सा एग्जाम्पल लीजिए ना, x³ अपॉन x² हो गया, इसे सॉल्व तो करिए। हमने कहा सर डिवीजन रूल लगेगा कोशेंट वाला, नीचे का स्क्वायर होगा, नीचे को लिखना होगा, ऊपर का डेरिवेटिव करना होगा, माइनस करके बिना डेरिवेटिव के लिखकर दूसरे का डेरिवेटिव करना होगा, उसके बाद x² को लिखना होगा, x³ का डेरिवेटिव करना होगा, x³ को लिखना होगा, x² का 2 आगे डेरिवेटिव ऐसे ही करते हैं, x की पावर 2 2 4 हो गया, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि x की पावर m की पावर अगर n हो जाता है तो ये x की पावर m इंटू n होता है। ये चीजें हमें कक्षा 7 में पढ़ाई गई थी, अपनी सप्तम कक्षा में। तो कुल मिलाकर के 3 3 हो गया, x² 4 हो गया, क्योंकि अभी पीछे बताया था कि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, 2 और 2 4 हो गया, माइनस कर 2 2 हो गया, x की पावर 3 और 1 4 हो गया, नीचे पे x की पावर 4 बच गया, ऊपर वाले ने देखा कि x की पावर 4 कॉमन आ रहा, उसने ले लिया, 3 - 2 बच गया, नीचे x की पावर 4 था, उसने लिख दिया, ये दोनों कट गए, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। कैसे आ गया सर ये इतना लंबा काहे किया आपने, का आप नहीं जानते शॉर्ट तरीका
हम जानते हैं शॉर्ट तरीका यार, आपने मेरा मजाक में ले लिया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर को कांट आई जस्ट सिंपली राइट इट एज कि एक्स स्क्वायर ने एक्स क्यूब को काटा और सिर्फ आपको एक्स दिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, हमने पीछे देखा तो एकदम से आपको 1 मिल गया। तो आप ये क्यों नहीं कर रहे सर, ये क्यों कर रहे, क्योंकि ये हमेशा नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि ये फॉर्मूला वेरीफाई हो सके कि ये इतनी लंबी बातें सही है। तो दूसरा सवाल स्वाभाविक है कि सर इतने लंबे तरीके से क्यों कर रहे, छोटे से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार हम नहीं कर पाएंगे छोटे तरीके से, हम फंस जाएंगे, उस समय फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे यहाँ अब आप क्या कर लोगे, वहां पे तो आपने एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का कटिंग फटिंग करके आंसर दे दिया एक्स वगैरह, यहाँ कैसे कर पाओगे, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ नहीं होता सर। तो फिर हमें ले दे करके सर वही काम करना पड़ेगा कि हमें सेकंड फंक्शन का स्क्वायर लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सेकंड को लिख देने की हो रही है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देने की हो रही है। उसके बाद माइनस कर कर जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ उसको लिख दो, जिसका हो गया उसको कर दो। पता नहीं क्या क्या है यार, ये भी कर दो जो दिख रहा आपको। समझ तो रहे हो ना बात को, एक बार चेक कर ले क्या। हेलो हेलो लगा रहता हूँ मैं, कई बार तो बंदी आता है, एक बार वो भी देख लूँ जरा। वीडियो चल रहा भैया आपका, मस्त यार, चल तो रहे, चले भी ना तो लास्ट तक चले ना। कितने बार ऐसा हुआ है कि गए भाई वीडियो देखा भाई ला कुछ नहीं हुआ, 1.5 घंटे 2 घंटे, क्या यार। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स पीछे बताया, साइन एक्स को साइन एक्स लिख देने का, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है नेगेटिव का साइन एक्स, प्लीज याद रखो, सी बताया था नेगेटिव आके इसको तनिक प्लस कर देगा, और नीचे कॉस एक्स का स्क्वायर बचा हुआ है, इस तरीके से लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स वगैरह वगैरह। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सर इतिहास भूगोल सब गवाह है, हमारे क्लास 10th में जब हमने पढ़ा था वो 1 होता था, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है ना यार, कल भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई। तो सर ये 1 कॉस एक्स का स्क्वायर है, आप चाहो तो उसको ऐसे कह सकते हो, एक ही बात है ले दे करके, और 1 अपॉन कॉस, सर कल मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, इसमें सेक एक्स होता है और सेक एक्स का स्क्वायर, यानी यू कैन कॉल इट लाइक सेक स्क्वायर एक्स। आप मुझे बोल दो सर कि क्या आप इतना लंबा करने से अच्छा सर मतलब एक बात बताओ, क्या मैंने सही निकाला? बिल्कुल सही निकाला, क्योंकि सर हम सभी जानते हैं, फिर से इतिहास भूगोल वगैरह वगैरह पॉलिटिकल साइंस सब इस बात के गवाह हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता था, 10x होता था, और पीछे मैंने आपको बताया था कि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। भले ही मैंने आपको बताया नहीं था कैसे होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल नाउ यू कैन इजीली से कि यार 10x का जो डेरिवेटिव होता है ये कितना होता है, इतना होता है। दिखाने आपको यकीन तो आ नहीं रहा होगा, मैंने मास्टर की बात पे यकीन थोड़ा ना आजकल बच्चों को, बाकियों पे कर लेंगे भाई। देखो चलो, याद तो होगा ही नहीं आपको कुछ, मैंने बताया था करके आपको कि ऐसे करके 10x का सेक स्क्वायर एक्स बताया था ना, तब ये प्रूव हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे ही करके आपको कल को cot x का कोई कहे तो आप लोगों का ये होमवर्क है, क्या बोलो कर नहीं पाओगे? cot x को क्या हम cos x बाई sin x नहीं लिख पाएंगे? क्या हम इसको सॉल्व करते समय नहीं लगा पाएंगे कि सर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर क्वोशिएंट रूल, फिर नीचे वाले को लिख देने का, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देने का, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कर देने का, फिर माइनस कर देने का, कॉस एक्स को लिख देने का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देने का। क्या नहीं कर पाते हो? इतना कर लेते हैं। तो साइन एक्स को साइन एक्स लिख देने का, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है नेगेटिव का, तो नेगेटिव का लिख देने का आगे से, और ये माइनस और कॉस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव सर कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स लिख देने का, ये साइन स्क्वायर एक्स नीचे पर हो गया। तो कुल मिलाकर के नेगेटिव आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, उसको हम वहीं से लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन, इतिहास गवाह है कि कॉस एक्स होता है उसका स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कॉट एक्स का आपको क्या समझ में आया, कैसे आया था? आ गया। क्या हम सबका सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि कॉस एक्स को हम 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। आप बोल रहे सर समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा प्रैक्टिस करोगे तो सब आएगा आपको समझ में, घर से प्रैक्टिस करना उसके ऊपर। तो सर एक चक्करबाजी जो थी डिफरेंशिएशन की वो भी मैंने आपके साथ पूरी कर दी, ठीक है। अब मेरे पास थोड़ा समय तो वैसे है, बता दूं आपको, देखी जाएगी, चलो बता देता हूँ यार, आप भी ने क्या याद रखोगी कि भाई किसी से तो पाला पड़ा था यार, ठीक है। मैं बताने नहीं वाला था वैसे, आपको पता नहीं क्यों आज आप पे फील्स आ गया। तो चेन रूल एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें इंटेंसिवली नहीं पढ़ना, हमें बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिफरेंशिएशन घुसना है, थोड़ा बहुत जो यूज़ होता है उतना एक बार सुन लो, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। देखो यार, अभी आपने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। अब कल को भाई ऐसा हो गया कि साइन एक्स ना बोल के उन्होंने साइन 2x बोल दिया, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? बताओ इसका आंसर। सर इसमें क्या होता है ना, इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको पहले स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ, क्योंकि वो अक्सर कोई बताता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, मतलब नहीं बताते हैं जनरली, क्योंकि मेहनत लगती है उसमें, असल में क्या है ना, मेहनत लगती है उसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, देखो, लेकिन उसमें काम की चीज़ होती है। असल में देखना क्या होता है कि ओरिजिनल फॉर्मूले में ये जो x था वही उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था, यानी साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का चेंज हो रहा था उसके आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में, यानी उसी के एंगल के रिस्पेक्ट में। लेकिन क्या यहाँ ऐसा है, साइन का जो चेंज हो रहा है वो उसके आर्ग्यूमेंट के आधे के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर आप डायरेक्टली बोल दो कि इसके आधार पर अगर cos x था, अगर आप सोचते हो कि cos 2x होगा, तो माय डियर ये आंसर गलत हो जाने वाला है फिर, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया। लॉजिक ये है कि यहाँ पर उसी के एंगल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ उसके एंगल के आधे के रिस्पेक्ट में हो रहा है।
दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम कुछ बहुत बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने कहा कि, मैंने नहीं कहा, लोगों ने कहा d/dx ऑफ sin 2x भैया आपको दिख रहा, मैंने कहा बोल ले यार चक्करबाजी ये हो गई कि अगर ये होता सेम होते तो मैं काम कर लेता। मैंने कहा ऐसे चक्करों में तो हम बहुत आगे, हमने कहा देखो सेम करवा लेते हैं, ये 2x कर दो, लो 2 इसका 2x के रिस्पेक्ट में करना था ना, 2x के रिस्पेक्ट में कर लिया। वो चौंक गए, आइला ऐसे कैसे भाई, बोल ले ऐसे कैसे dx कहाँ गया, ये कहाँ से आ गया। मैंने कहा रुक जाओ तनिक ठहरो, हमने मैथ्स पढ़ी हुई थोड़ी बहुत, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, अब तो कट गए ना, अब तो खुश हो, बोल ले उसका, मैंने कहा इसको लिख दे भाई यहाँ पे, तो dx। अब मुझे बता कोई फर्क पड़ रहा, d2x कट जाएगा, dx वहीं आ जाएगा वापस, वही का वही लिख दिया। लेकिन अपने को फायदा क्या हो गया, अपने को फायदा ये हो गया कि हमें समझ में आता था कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आंसर cos ऑफ वही एंगल आ जाता था। तो अगर ये साइन ऑफ इसके इसमें ले रहे हैं, इसके इसमें ले रहे हैं, तो अब हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए cos ऑफ 2x लिखने में। एक बार के लिए शॉर्ट के लिए सुनो, इसे थोड़ी देर के लिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए ना 2x को t बोल दो एक बार के लिए, तो ये भी t हो गया। तो d/dt ऑफ sin t कितना होना चाहिए, cos t होना चाहिए। तो t की वैल्यू डाल दी समझाने के पर्पज से। 2x का सर ये तो हम बच्चों वाली चाहिए, 2 बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 होगा सर, इसका आंसर 2 cos 2x हो जाएगा। भयंकर लोग हैं यार ये, भयंकर, समझ आया आपको। ऐसे करते हैं, इसे कहते हैं चेन रूल, ये जो आपने लगाया चेन रूल कहते हैं। लेकिन सर कुछ लोग बोल रहे सर यार किन चक्करों में पड़े हुए, आप ऐसे नहीं पढ़ना, हमें कोई सिंपल तरकीब बताओ। मैंने कहा भैया देखो सिंपल तरकीब ये है कि साइन ऑफ समथिंग का रिजल्ट क्या होता है, इतना बोलो। आपने बोला कॉस ऑफ समथिंग होता है, एक्स मत बोलो सर, तो साइन ऑफ समथिंग का रिजल्ट कॉस ऑफ समथिंग लिख दो और उस समथिंग का डेरिवेटिव ले लो, उस समथिंग का डेरिवेटिव, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। cos 2x को cos 2x लिखने का, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2 होता है, अभी पीछे बताया यार 36 बार बताया यार, 2 बाहर आएगा, dx/dx 1 होगा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे आप मेरी क्यों समझोगे आप बात यार, हम यहीं लगते ही कौन है आपके। कोई बात नहीं, मत समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो आपको ही समझ में आ गया। अब भाई इसमें एक ना नेक्स्ट लेवल का गेम खेला जाता है, वो ये है कि d/dx ऑफ ले भाई, ले खेल ले भाई, खेल ले खेल ले। अब नेक्स्ट लेवल का गेम है ये, अब क्या कर लोगे यार। हमने कहा यार तो बिल्कुल यार, मतलब ये तो मतलब क्या बताया यार। तो हमने बोला कि भैया इसमें बताओ क्या हो रहा है, मेन फंडा। अगर आपने भी पीछे मैंने बताया था आपको कि d/dx ऑफ √x का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, वैसे मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था 1/2 √x, लेकिन आप नए बच्चे हो इसलिए आपके साथ ज़्यादा खेल नहीं खेलेंगे हम, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको पीछे बताया था यार कि d/dx ऑफ √x का मतलब होता है d/dx ऑफ x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का मतलब होता है कि हाफ आगे आ गया, x लिखा, हाफ में से 1 घटा दिया। फिर मैं समझता हूँ कि हाफ ऑफ x हाफ में से 1 गया, माइनस का हाफ होगा। फिर मैं समझता हूँ कि हाफ ऑफ x माइनस हाफ नीचे आएगा, ऊपर चलेगा, पता नहीं क्या क्या, यही है यार जो लिखा हुआ। अब ये मत सोचना पता नहीं क्या क्या बोला, तो कुछ भी कर दिया है आपके सामने वो, ठीक है, सॉल्व कर दिया है। तो कुल मिला करके d/dx ऑफ, इसको आप ऐसे ट्रीट मत करो, साइन वाइन का फॉर्मूला नहीं रहा अभी है, अब ये रहा रूट ऑफ समथिंग का फॉर्मूला। रूट ऑफ x मत बोलो क्योंकि x है ही नहीं। रूट ऑफ समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये बता दो आप मुझे। सर 1/2 रूट ऑफ समथिंग होता है। भयंकर इंसान है यार, ये तो भयंकर इंसान है भाई, ये तो 1/2 रूट ऑफ समथिंग। लेकिन उस समथिंग का डेरिवेटिव ले लो जैसे पिछली बार होता है। और समथिंग कौन है सर, वो समथिंग इस बार sin 2x है। ले भाई ले, 1/2 रूट ऑफ sin 2x, इतना तो करा सर हमने। लेकिन इसके बाद समझ ना आ रहा सर, समझ क्यों नहीं आ रहा आपके, आपको नहीं बताया था क्या कि d/dx ऑफ साइन ऑफ समथिंग का आंसर cos ऑफ समथिंग होता है, बट यू नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग अगेन। यस सर, तो 1/2 रूट sin 2x इतना बना है, ये ऐसे कर उसके बाद 2x का 2 बाहर आ गया, d/dx ऑफ dx 1 होगा, तो ओनली cos 2x बच जाएगा। तो सर आपको समझ में तो नहीं आ रहा कुछ कि ये दोनों आपस में उड़ जाएंगे और आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा, cos 2x रूट के अंदर sin 2x टाइप का। समझ तो नहीं आ रहा सर, आ रहा बस यही है इसका जवाब, ठीक है। अब एक प्रैक्टिस करा दूं आपकी जाते जाते, आप भी क्या याद रखोगे। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आ जाओ जरा देखें आपको किसमें कितना है दम, संभल गए रखना कदम मेरा ज़ादिया। वो प्रोडक्ट रूल लगा रहे सर इसमें, ये भी लगा रहे वो भी लगा रहे, मजे ही मजे। cos ऑफ x d/dx ऑफ sin x, ठीक है, sin x का डेरिवेटिव, sin x को लिख देने का, cos x का डेरिवेटिव कर देने का सर, माइनस का sin x आता है सर। बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा मैं, नहीं सर आप तो बहुत हल्के कर रहे हैं, हम तो 2 की स्पीड में देख रहे हैं आपको। sin ऑफ sin माइनस का sin स्क्वायर x हो जाता है, cos स्क्वायर x ये हो जाता है सर। अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये निकल कर आ रहा, क्या हो गया, हाँ एसी बंद, पंखा बंद, सब कुछ बंद, एसी बंद हो गया। अरे यार इतनी अच्छी कॉमेडी कर रहा था मैं, नहीं अभी तो सही है सर, आप कॉमेडी करो, आप पढ़ाई लिखाई मत करो आप बस हमारी। अच्छा ये बात है, मजे हो रहे हैं, मतलब cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। आप जाओ
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये हो रहा है। आप जाओ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अरे सर वेट कर रहे हैं यार, एक उनका ना एक्चुअली टाइम भी हो चुका है जाने का, पता है, और कहीं मेरे लिए वेट ना करो। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कुल मिलाकर ये हो गया कॉस 2x, ये हो गया cos 2x। आपको शायद समझ में आ गया होगा। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है, ये ऊपर ढंग से चीज कहाँ से लिख दिया आपने? अरे कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, वन शॉट पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं आप। मैंने आपको बताया था cos 2x के फॉर्मूले ऐसे यूज होते हैं। फिर अब आपको समझ नहीं आएगा ना, जो जिसने देखा नहीं उसको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से लिखा। जिसने देखा उसके आगे पूरे का पूरा चेहरा घूम गया उसका कि cos ऑफ a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस sin b a प्लस बी, a और b को बराबर के थीटा रख दो, cos a थीटा प्लस थीटा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस, वही है भाई, वही है एग्जैक्ट वही है। सही याद आ रहा है आपको? सर ये हो चुका मतलब, लेकिन ये करना क्या चाह रहे सर, आप समझ नहीं आया। एक्चुअली मैं करना ये चाह रहा था ना मुन्ना, मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको कि अगर आपने कल मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो आप नहीं करोगे ऐसे। आप लोग सर ये क्या मजाक क्या चल रहा है बताओ, आप मैथ्स नहीं पढ़ी आपने कभी, सर 2 लगा दो उसके ऊपर नीचे। मैंने कहा ईसा कैसे लगा सकते हो, आप लोग देखते रहो, अभी तो हम क्या क्या कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x cos x, सर बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसे डिराइव किया है। ये sin to x का फॉर्मूला होता है, अभी ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे उसमें, यही होता है बेसिक्स कवर करने का। अभी जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना डिटेल में, आगे ही ऐसे यूज़ होंगे, समझ नहीं आने का फिर अगर आपने डिटेल लेक्चर्स नहीं देखे होते। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा कॉस ऑफ समथिंग होता है, और उस समथिंग का डेरिवेटिव लेना पड़ता है तो वो 2x का डेरिवेटिव लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर cos 2x को लिख देने का होता है और हाफ को हाफ लिखने का होता है, और 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा। 2 ने 2 को उड़वा दिया, आंसर cos ऑफ 2x आ गया। और मुझे अब बोल दो कि सर ये आंसर और ये आंसर अलग अलग है, बोल दो सब, बस बोलो। डिफरेंट अप्रोचेस से हमने किया, लेकिन ले दे करके कराने का उद्देश्य क्या है? ऐसा थोड़े ना है कि हमने ऐसे ही करा दिया आपको, इसलिए ये है कि भाई कहीं से भी सोचो, कहीं से भी सोचो। और मैथ्स में ज़्यादा बेटर ये रहता है कि आप जितने तरीके हैं उन सबको अप्लाई करो, आपको दिखेगा कि सारी की सारी नदियाँ एक ही सागर में मिल रही हैं, अल्टीमेटली आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा। वो उस तरीके से मैंने सारा का सारा टॉपिक कवर कर लिया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना कुछ कर लूँगा। आप लोगों के लिए जाते जाते कुछ क्वेश्चन रख के चले जाते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे ना मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आपको जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, लेकिन पढ़ भी जाएगी तो रेफरेंस के लिए रख लो। अब देखो इसका फॉर्मूला मैथ्स पढ़ने वाला बच्चा भी डिराइव नहीं करता, उसको भी पता है कि ये याद करके जाता है वो भी। ये कुछ चीज़ें हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा e की पावर x होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। अब रहने दो, छोड़ो। अब ऐसा थोड़ा ना कि मैं ये भी लिख दूंगा आपके लिए e की पावर x का, भाई मैं नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी, रहने दो, ये मत पढ़ो इन चक्करों में। अब मेरे हाथ चलते रहेंगे, मैं अब रोक रहा हूँ भाई अपना हाथ, भाई रुक जा भाई रुक जा। तो ये चलता रहेगा, वरना एक्चुअली क्या करते हैं, मुझे रोक देते हैं, पीछे कर लेते हैं, भाई इतने में संतुष्टि कर लेंगे। आप क्या है ना, कोई कोर आइडिया हो चुका है, इतना ही चाहिए होता है आपको। मेडिकल फिजिक्स या अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो जेई वगैरह के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब वो क्या करें, क्वेश्चंस करें, एनसीईआरटी वगैरह प्रैक्टिस करें। मैंने पहले ही बताया, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी की अगर आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हो तो आप देखोगे कि आपके सारे क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन, तो उससे आपको कोई कंफर्टेबल फील होगा, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। बस इतना ही करना होता है डिफरेंशियल के लिए, हवा नहीं उड़ानी होती कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। जितना मैंने पढ़ाया ना लिख के ले लो, इसके बाहर कुछ आ गया आप मेरा नाम बदल देना, मुझे आके बोल देना कि सर यार क्या पढ़ाया आपने, मैं बकवास सी चीज़ नहीं आएगा। मैं चाहूँ इसी लेक्चर को 3-4 घंटे का खींच सकता हूँ, इधर उधर की सारी बातें ले सकता हूँ, जो डिफरेंशिएशन में होता है 8-10 एक्सरसाइज होती है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ। एप्लीकेशन डेरिवेटिव सिखा सकता हूँ आपको, टेंजेंट नॉर्मल समझा सकता हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझाता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम समझा सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज पता नहीं क्या क्या समझा सकता हूँ, रॉलेस थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, पता नहीं क्या क्या होती है। भाई काम का ही नहीं है तो क्यों पढ़ोगे? 45 मिनट में जब काम हो रहा है अपना तो खत्म कर देना बात को। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के लिए लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लेक्चर की सीरीज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। बेसिक मैथमेटिक्स हमारी चल रही थी, इसमें स्ट्रेट लाइन को हमने कवर कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री को हमने कवर कर लिया, उसके बाद आज हमने डिफरेंशिएशन को कवर कर लिया। अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन को कवर कर लेंगे, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा भी आपको कवर करा दूंगा। लॉगरिथम करवाना चाहता था, मतलब करवाना होगा तो करवा दूंगा। अगर आप सर्च कर लेना प्रणव पांडे log 1 shot, आपको वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी खास जरूरत मुझे महसूस नहीं होती, फिजिक्स में उतनी ज़्यादा नहीं है। लॉग दिखता जरूर है, ऐसे लॉग दिख जाएगा जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, लेकिन ज़्यादा लॉग वैसे यूज़ नहीं होता एक्सक्लूसिवली, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर होता है, रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक में ही डिस्कस होता है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करने की कोशिश किया करो, चैनल को शेयर करने की कोशिश किया करो, और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको फ्यूचर में वीडियोज़ लेक्चर्स मिलते रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, एटलीस्ट इनका फायदा लेने की कोशिश करें। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।